हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.5 में जो प्रश्न किया था, प्रश्न 2 कर लिया था, ठीक है ना। प्रश्न 2 के अंतर्गत हमें 4 प्रश्न दिए हुए थे, ठीक है ना। तो इन चारों प्रश्नों को हमने अपनी क्लास 1.5 में प्रश्न 2 के आधार पर कर लिया था। अब हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.5 में कौन सा प्रश्न करेंगे? प्रश्न 3 करेंगे। तो प्रश्न 3 जो दिया गया बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं इसका मतलब। क्या लिखा है? आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए C और व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम आपको समझा दें। तो कहने का मतलब है जो पाई है 1.5 का हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्या है? दिया गया है क्या दिया गया है? दिया गया है प्रश्न से पाई को वृत्त की परिधि, ठीक है ना। पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए C, ठीक है ना, तथा वृत्त का व्यास कोष्ठक में मान लीजिए, हमें मानना है खुद से, ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए D के अनुपात के बराबर है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है, हम इसको हमने जो हमारा क्वेश्चन है 1.5 में 3 प्रश्न है। प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न से इसलिए हमने दिया गया है कि कहाँ पर दिया गया? प्रश्न में दिया गया है पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए C और तथा वृत्त का व्यास मान लीजिए D के अनुपात के बराबर है। इसलिए पाई इक्वल टू हमारा कितना होगा? C/D होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि पाई का जो मान हमने माना है C क्या है? यहाँ पर C जो लिखा है वृत्त की परिधि, ठीक है ना, और जो D है ना वृत्त का व्यास, ठीक है ना बच्चों। इतना समझ गए ना। जो C है, जहाँ पर C क्या माना हमने, यहाँ पर लिख देना, जहाँ पर C है हमारा वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास जहाँ पर है D, ठीक है ना, हमने माना है। तो आप तो इतना समझ गए होंगे। तो चूँकि पाई इक्वल टू 22/7 होता है, ठीक है ना। यह मान अनुमानित मान है, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि काल्पनिक मान है। समझे ना बच्चों? तो कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है मेरा कि बच्चों पाई का जो मान होता है 22/7, हमारे गणितज्ञों ने बताया है कि पाई का मान हमें क्या लेना है? 22/7 लेना है, ठीक है ना। तो पाई का उपयोग हम कैसे कर, इसमें बता दिया कि पाई इक्वल टू क्या होता है। अब पाई इक्वल टू यहाँ पर हम आपको रफ में समझा रहे हैं। जो हमारा वृत्त होता है बच्चों, मान लो हमारा ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र से होकर एक हमने प्रकार की सहायता से वृत्त बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या होता है? व्यास होता है। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक R होती है, यहाँ से यहाँ तक R होती है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है? व्यास है। तो व्यास का मतलब यानी कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। बट यानी कि बटे का निशान लगाएंगे तो 2R। देखो हम इसके साथ तुलना कर रहे हैं वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास यहाँ पर D है, लेकिन वास्तव में वृत्त का व्यास कितना है? 2R। वृत्त का व्यास कितना होता है? 2R होता है। वृत्त के ऊपर कितना है? वृत्त की परिधि इक्वल टू कितना है? पाई। यानी पाई के इक्वल कितना होता है? पाई इक्वल टू वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना होता है? 2R होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 2R होता है। त्रिज्या R होती है और त्रिज्या R होती है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 2R बना देंगे, ठीक है ना। वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास की आरी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। तो देखो अब इसका 3 गुणा करोगे, इसका इसके साथ करोगे 2πr हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि, तो बच्चों वास्तव में जो वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है। तो आप देखें, आप जाने कि 2π कैसा बना, कैसे हमने बनाया, इसकी कैसे हमने सहायता कैसे मार रखी। तो पाई इक्वल टू वृत्त की परिधि अपॉन वृत्त का व्यास करना है। तो वृत्त का व्यास कितना होता है? 2R होता है। जो हमारा सूत्र होता है, जब हम क्षेत्रफल करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तब हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, कैसे बनता है 2πr? कैसे बनता है?
पाई इक्वल टू होता है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का हमें मालूम है 2r होता है। इसका त्रिक गुणा किया तो वृत्त की परिधि हमें वृत्त की परिधि का सूत्र होगा कि वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr होता है वृत्त की परिधि। ठीक है ना, तो ऐसे बनता है। तो बच्चों वही हम बोल रहे हैं, इसमें जो प्रश्न था, अब देखो हम अपने प्रश्न के बारे में बात करें तो इसका अनुमानित मान क्या है बच्चों, देखो हमने लिखा है, क्या लिखा है, दिया गया है प्रश्न में जो दिया गया था उसको हमने लिख लिया है। ठीक है ना, जो कि पाई को वृत्त की परिधि सी मान ली तथा वृत्त का व्यास कितना इतना मान लीजिए बच्चों। तो बोला है अनुपात के बराबर होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, बोला है सी अनुपात डी किसके बराबर है, पाई के बराबर है। जो हमारा सी अनुपात जो डी है, आप देख लें सी अनुपात डी किसके बराबर है, बाई के बराबर। यही तो हमने लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, पाई बराबर हम क्या कर सकते हैं, सी बटे डी कर सकते हैं। यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे की लाइन होती है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया था, सी बटे डी लिख लिया था। ठीक है ना, आप बोलोगे कैसे आया, हमने आपको बता दिया। प्रश्न में अनुपात लिखा था तो बोलोगे इस तरह आपने अनुपात नहीं लिखा, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। तो हमने आपको समझा दिया, पाई बराबर सी अनुपात डी हो रहा था, अनुपात का मतलब बटे होता है, तो सी बटे डी लिख दिया, तो इसलिए हमारा यह आ गया था। सी हमने वृत्त की परिधि मानी, वृत्त का व्यास से माना। देखो हमने आपको समझा के बता दिया कि वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, परिधि निकालेंगे तो परिधि 2πr होती है। तो बच्चों अब देखो हमने क्या माना है, चूंकि हमने चूंकि एक मान लिया है, यहाँ पर कोष्टक में लिख लेना, चूंकि पाई बराबर 22/7 होता है। ठीक है ना, 22/7 हमारा जो मान है ना, फिक्स मान नहीं है पाई का। क्यों नहीं है बच्चों, हमारे जो गणितज्ञ हैं उनने पाई का मान 22/7 ही माना है। ठीक है ना, 22/7 मान के ही किया है। लेकिन हमने वो लिख दिया यह मान अनुमानित मान है, यानी अनुमान लगाकर मान उनने बनाया है। ठीक है, अनुमान लगाकर मान माना है। ठीक है ना, यह कह सकते हैं कि काल्पनिक मान है। ठीक है ना, तो हमने अनुमानित मान का मतलब क्या होता है, काल्पनिक मान है। ठीक है ना बच्चों, अब प्रश्न में जो लिखा था, अब इसको यदि ऐसा यदि लिखना चाहो, पाई का मान 22/7 लिख दो तो बराबर C/D हो जाएगा। तो C बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और D बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बच्चों पाई इक्वल टू हम कह सकते हैं, पाई इक्वल टू कह सकते हैं 22/7। तो यही तो हमें क्या है, यही तो निकालना था। कैसे आया बच्चों, यह इस प्रकार से आया क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, और पाई किसके बराबर है, C/D के, जहाँ पर C वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास क्या है, D है। तो पाई का मान 22/7 क्या है, अनुमानित मान है, अनुमान लगाया वैज्ञानिकों ने। ठीक है ना, यह मान क्या, यह कह सकते हैं काल्पनिक मान है, हमने इसकी कल्पना की है, वैज्ञानिकों ने हमारी कल्पना की है, इसका मान फिक्स नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमने पाई का मान 22/7 रख दिया, इक्वल टू C/D। C के सामने जो मान है वो C की वैल्यू होती है, D के सामने जो मान है D की वैल्यू होती है। अनुपात का मतलब क्या होता है, पाई। अब देखो जो प्रश्न में जो दिया गया था वह प्रश्न हमने इस प्रकार से बना दिया, पाई इक्वल टू 22/7 के अनुपात में हमने बना दिया है। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब दो प्रश्न में जो लिखा था बच्चों, यह तत्व का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो बच्चों लिखा है इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस लिखो, इस अंतर्विरोध का निराकरण हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, हमने पाई का मान अनुमानित करके 22/7 माना है। ठीक है ना बच्चों, हमने वो लिख दिया, क्या लिख दिया प्रश्न में जो बोला था कि आप अंतर्विरोध करके इसका निराकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों हमने लिखा है इस अंतर्विरोध का निराकरण हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो हमने 22/7 पाई का मान माना है वो अनुमानित मान है। तो वही तो लिखा है, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई लिखा है। ठीक है ना बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने पाई का मान अनुमानित करके 22/7 माना है। ठीक है ना, तो जो हमारा पाई अपरिमेय
संख्या है, इसलिए 22/7 भी अपरिमेय मानना होगा। ठीक है ना बच्चों, तो 22/7 भी हमें क्या मानना होगा, अपरिमेय मानना होगा। ठीक है ना बच्चों, 22/7 रियल में तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जब आप 7 का भाग 22 में दोगे ना तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा अशांत अनवसानी आवृत्ति आएगा। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या में अशांत अनवसानी आवृत्ति आता है। लेकिन बच्चों जो पाई है, जो रियल में है, आपको हम आपके एक उदाहरण के आधार पर समझा दें इसको। एक बहुत अच्छा उदाहरण लें तो आप देखो, जो हमारा प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक है, आप लिख लेना। ठीक है ना, जो हमने कराया है बाजू में हमारा रफ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लेना है। तो अब देखो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता दें, और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। जैसे कि बच्चों मानो, और जैसे मान लो √2 का मान, हम तो √2 का √2 कैसी है, √2 कैसी है, एक संख्या अपरिमेय संख्या हमें मालूम है। जो √ में होती है, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों देखो, इसका यदि हम अनुमान लगाएं इसके मान का, तो इसका मान कितना आएगा, 1.4 आएगा। ठीक है ना, यदि 1.5 लेंगे तो यह मान क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम अनुमान लगा के 1/4 ले रहे हैं, तो इसको हम कहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाएं। जो संख्या रेखा होती है हमारी रियल लाइन होती है, रियल लाइन का मतलब होता है उस पर दुनिया भर के नंबर होंगे, परिमेय अपरिमेय जितने हमारे होते हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत जो नंबर होते हैं वो सभी नंबर होंगे रियल लाइन पे। तो यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 2 मान लो, और यहाँ पर 3 मान लो। अब बच्चों देखो, हमें 1.5 लेना है, तो यहाँ पर मान लो 1.5 है, तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, और बच्चों देखो, यदि हमें यह नंबर दर्शाना है तो कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ से आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 1.4। अब बच्चों देखो, मान लो हमने माना है √2 यहाँ है, 1.4 का मतलब क्या है, √2, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 1/4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो, हमने जो 1/4 माना है, अनुमान लगाकर मान माना है। ठीक है ना, इसका मान आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, क्या हो सकता है इसका मान, क्या नहीं हो सकता। तो हमने आपको समझाने के लिए यह बताया है कि देखो, यदि √2 को हम कितना माने, एक 1.4 माने, तो 1.4 को हम रियल लाइन पर दर्शा सकते हैं। तो यह 1.4 जो है एक कैसा है, परिमेय संख्या है। लेकिन √10 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका अंतर्विरोध हम क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि √2 है ना, अपरिमेय ही संख्या रहेगी। ठीक है ना, वो तो क्या है, हमने अनुमान लगाया है कि 1.4 इसका मान मान लेते हैं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।